नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है। आपके काम के चैप्टर लेकर आता हूं और आज तो वो खबर लेकर आया हूं, वो क्लास लगाने जा रहा हूं जो कि हर भारतीय को देखनी चाहिए। वो क्लास जो हर वो व्यक्ति इस देश में जो दवा खाता है उसको ये क्लास अटेंड करनी चाहिए। इसलिए अटेंडेंस फुल कीजिए, बच्चों को भी बुलाकर बैठाइए और दिखाइए उनके भी काम की क्लास है। पाठशाला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगेगी। सबसे पहले आपके लिए लेकर आया हूं वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है। आपके शरीर में एंटी एलिमेंट की एंट्री वाला चैप्टर। एंटीबायोटिक खाते हैं, अगर आप खाते हैं ना, एंटीबायोटिक खाते हैं, डॉक्टर लिख कर देते हैं, कई बार अपनी मर्जी से खा लिया। एंटीबायोटिक खाने के पहले आज ये क्लास अटेंड कर लीजिए। एंटीबायोटिक जान बचा रहा है या ले रहा है, आज इस पर चर्चा करेंगे। सबसे जरूरी दवा पर सबसे जरूरी क्लास लेकर आया हूं, तो यह क्लास हर भारतीय के लिए। इसके बाद दूसरे चैप्टर में जाऊंगा, दूसरे क्लास में जाऊंगा जिसमें सीक्रेट करेंसी का आज दूसरा चैप्टर। कल आपको क्रिप्टो करेंसी का पहला चैप्टर बताया था, आज उसका दूसरा चैप्टर लाया हूं जिसमें क्रिप्टो करेंसी का इतिहास, भविष्य और भूगोल तीनों चीजें शामिल होंगी। आखिर में हिस्ट्री की क्लास जिसमें मुगलों ने राजपूतों की दुश्मनी का चैप्टर, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले हेल्थ की क्लास। वैसे आजकल हर जगह एंटी शब्द की चर्चा होती है। एंटी हिंदू, एंटी नेशनल, एंटी पार्टी, एंटी सोशल। लेकिन आज हेल्थ की क्लास में हम भी एंटी एलिमेंट लेकर आए, पर वो एंटी उन एंटी से बड़ा अलग है। यह आपके शरीर के अंदर मौजूद एंटी एलिमेंट है। एंटीबायोटिक आपने भी सुना होगा, दवा ऐसी है कि हर किसी ने कभी ना कभी तो खाई है। एंटीबायोटिक, बीमार पड़ गए एंटीबायोटिक खा लो, डॉक्टर कहते हैं 3 दिन खाओ कम से कम, 5 दिन खाओ कम से कम, ऐसे लिख के देते हैं आपको, एंटीबायोटिक लिख के देते हैं डॉक्टर। तो उस एंटीबायोटिक पर आऊं उससे पहले आपको बता दूं, अपनी राय #न्यूज की पाठशाला पर ट्वीट करके जरूर दीजिए। शो कैसा लग रहा है, आज के शो के बारे में, पिछले शो के बारे में, और कौन सी राय आप देना चाहते हैं, जो भी आपको लगे। तो आज आपको बता रहा हूं एंटीबायोटिक के बारे में। ये वो दवा है जो हम सब लेते हैं, एंटीबायोटिक। ये नोट कर लीजिए, अगले कुछ मिनट एंटीबायोटिक पर हम आपके सारे भ्रम तोड़ देंगे। एंटीबायोटिक आपके लिए खतरा है या नहीं, यह खतरा है या नहीं, यह आज आपको क्लास में बताने वाला हूं। एंटीबायोटिक कब लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, किससे पूछकर लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, यह सब बताऊंगा। और क्यों बताऊंगा, अभी यह भी बताऊंगा। यह आपके हेल्थ से जुड़ी, करोड़ों भारतीयों से जुड़ी सबसे जरूरी क्लास है। कोई एंटीबायोटिक आपके आसपास भी ले रहा है तो उसको भी बैठाकर दिखाइए। तबीयत ठीक नहीं होगी, पीछे तकिया लगाइए सोफे पर, बोलिए देखो भैया तुम्हारे काम की क्लास है। भारत में एंटीबायोटिक से जुड़े कुछ फैक्ट्स पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। और यह खबर आज इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि एक रिपोर्ट आई, और वो ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में एंटीबायोटिक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो सब लेते हैं एंटीबायोटिक, 10 साल में इसका उपयोग, बीते 10 साल में इसका उपयोग जो है वो प्रति व्यक्ति 30% बढ़ा है। प्रति व्यक्ति 30% बढ़ा है। यानी हर व्यक्ति जो मान लीजिए कि 10 गोली खाता था एंटीबायोटिक की, अब उसमें 30% का इजाफा हो गया, वो 13 गोली खा रहा है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन सेंट लुइस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में, साल 2020, इसमें आपको पता है एंटीबायोटिक की कितनी करोड़ डोज बिकी हैं? भारत में 1629 करोड़ डोज बिकी हैं। अब आप सोचिए कितने लोगों ने
एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया एक साल के अंदर 1629 करोड़ डोज। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस यानी PLOS के मुताबिक कोविड की पहली लहर जो जून 2020 से सितंबर 2020 के बीच करीब 21.64 करोड़ डोज एक्स्ट्रा बिकी। ये एक्स्ट्रा थी जो बिक गई। 3.8 करोड़ डोज कोरोना के डर से खाली, मतलब ऐसे लोग थे 3.80 लाख डोज एंटीबायोटिक के। ये एंटीबायोटिक का बता रहा हूं, एंटीबायोटिक पर एकदम ध्यान से देखिएगा आज ये क्लास, हवा वाली बात नहीं है। 3.80 करोड़ डोज जो है वो डर में खाली, अपनी मर्जी से कि भाई खा लेते हैं कोरोना नहीं होगा। 3.80 करोड़ डोज, अरे भूंजा है भाई, जिसका मन किया खा लिया। एजिथ्रोमाइसिन सबसे ज्यादा बिकी। भारत में जानवरों पर एंटीबायोटिक का भी प्रयोग होता है। जानवर पर देखिए, जानवर में एंटीबायोटिक साल 2020 में 2020 2160 टन एंटीबायोटिक जानवरों में गया, सिर्फ जानवर में। और 2030 तक 2030 तक यह बढ़कर हो जाने वाला है 2236 टन। इतना जानवरों के अंदर जा रहा है। उनको भी एंटीबायोटिक लगा रहे हैं ताकि बीमार ना पड़े और उसके बाद उनको बेचा जा सके। इन जानवरों के जरिए वही एंटीबायोटिक, हो सकता है आप एंटीबायोटिक ना लेते हो, लेकिन जानवर को अगर खा रहे हैं आप, मुर्गे में लगा हुआ है और आपने वो मुर्गा खाया तो वो भी आपके अंदर पहुंच रहा है। हो सकता है आपने कोरोना के दौरान एंटीबायोटिक खाई हो, किसी से पूछो यही कहता था कि एंटीबायोटिक ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है। मैंने पूछ के डॉक्टर से पूछा था, उसने बोला था, लिख के दिया था। सब अपने आप में मिनी डॉक्टर हैं। पिछले को वो प्रिस्क्रिप्शन चली तो हम भी ले लेते हैं वही वाला। लोगों ने धड़ल्ले से एंटीबायोटिक खाई कोरोना काल में तो खास तौर पर, जबकि एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के पर्चे के आपको नहीं मिलेगी। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, विदेश में आपको बुखार हो गया और आप भारत की तरह सोचेंगे कि केमिस्ट के पास गए और बोले कि भैया जरा एंटीबायोटिक दे देना, वो बोले लाओ पर्चा दिखाओ, नहीं पर्चा नहीं है तो नहीं है तो जाओ। यह हिसाब चलता है विदेश में एंटीबायोटिक को लेकर। लेकिन एंटीबायोटिक होती क्या, आपको पहले समझना चाहिए। इतना एंटीबायोटिक के बारे में आपको समझा रहा हूं, डॉक्टर ने लिख दिया एंटीबायोटिक आप ले लेते हैं। इसका प्रयोग कब करना चाहिए, एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है, यह भी आपको समझना चाहिए। एंटीबायोटिक शरीर में बैक्टीरिया फैलने से रोकती है। आपके अंदर बैक्टीरिया है, वही बीमारी को बढ़ाता है, उसको फैलने से यह रोक देती है। बैक्टीरिया के प्रजनन को रोक देती है, उससे खत्म करती है। ज्यादा इस्तेमाल से फायदेमंद बैक्टीरिया को भी मार देती है। उसको नहीं पता कौन फायदेमंद है कौन नुकसानदेह। शरीर में फायदेमंद बैक्टीरिया भी होता है, गुड बैक्टीरिया। अब इससे होता क्या है, जब उसने अच्छा बैक्टीरिया मार दिया और बुरे वाले को भी मार दिया, तो एक तो अच्छा वाला रहा नहीं, और बुरे वाले को जब मारने लगते हैं तो वो बुरा वाला जो है वो समझ जाता कि ये इधर से मारता है इधर से मारता है, तो वो भी थोड़ा जूडो कराटे सीखने लग जाता है। इससे होता यह है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मतलब वो बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक खाने लगिएगा ज्यादा तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार होने लगता है। एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम होने लग जाता है अगर इसको भूंजे की तरह खाने लग जाइए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको एंटीबायोटिक बंद कर देनी चाहिए, खानी ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको एंटीबायोटिक के खतरे के बारे में पता होना चाहिए। ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से शरीर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे एंटी माइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी लगातार एंटीबायोटिक दवा लेने के कारण बैक्टीरिया वायरस पर असर खत्म हो जाता है। बैक्टीरिया वायरस दवा के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये तो यहीं मारेगा, यहीं पर अटैक करेगा और इतनी ही क्षमता से अटैक करेगा। जैसे घर में बच्चा नहीं पढ़ता है और उसको दिन रात ठोकते रहिएगा तो उसको हमारे यहां कहते हैं थेथर हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही जो बैक्टीरिया है वो थेथर हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि ये एंटीबायोटिक आके मेरे साथ क्या करेगा। इनको कभी कभी सुपर बग भी कहा जाता है। इसके कारण बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है।
इससे टीबी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, लेकिन इसका खतरा कितना बड़ा है वो देखिएगा तो और हैरान हो जाएगा। दुनिया में अगर आप सोचिए, जो अभी आपको बता रहा हूं कि एंटीबायोटिक को लेकर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, एंटीबायोटिक से खतरा देखिए। अगर रेजिस्टेंस पैदा हो गया ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से, तो कहा जाता है कि दुनिया में सालाना 7 लाख लोगों की जान जाती है, क्योंकि उनके अंदर एंटीबायोटिक को लेकर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। और कहा जा रहा है कि 2050 तक, 2050 तक ये बढ़कर 1 करोड़ मौत का हो जाएगा। ये एक अनुमान है कि 1 करोड़ लोग सिर्फ इस बात से मर जाएंगे कि उन्होंने इतनी दवा खा ली कि उनके अंदर का बैक्टीरिया जो है वो सुपर कमांडो हो गया, अब उस पर असर ही नहीं हो रहा है, तो वो अपने हिसाब से आपको खत्म कर देगा। 2050 तक प्रतिदिन, हर दिन 27,000, करीब 27,400 मौत हर दिन होने लग जाएगी इस तरीके की, प्रतिदिन। सोचिए कितना बड़ा खतरा है ये। WHO ने इसे 10 खतरों में शामिल किया है जो मानवता के सामने चुनौती के रूप में मौजूद हैं। कैंसर से दुनिया में सालाना 80 लाख मौत होती है, उससे भी ज्यादा इस्तेमाल से दवा ही बीमारी बन रही है। वो भी कैंसर से बड़ी चुनौती क्या बनता जा रहा है? एंटीबायोटिक। दवा आपके लिए बीमारी बन गई। सर्दी खांसी बुखार आया तो लोग घर में इलाज शुरू कर देते हैं, फिर बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ले लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे लोग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा एंटीबायोटिक लेने या एंटीबायोटिक दवाएं लेने के साइड इफेक्ट जानना जरूरी है। साइड इफेक्ट जान लीजिए कि ज्यादा अगर लेने लग जाइएगा तो साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है, यह समझ लीजिए। पहला, धड़कन तेज हो जाएगी आपकी। दूसरा है कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, लो बीपी। तीसरा है आपके, अगर आप कहेंगे कि भाई क्या और हो सकता है, तो हाजमा खराब हो जाएगा। ये सब लक्षण है कि भाई आपका शरीर जो है वो अति एंटीबायोटिक की वजह से साथ छोड़ रहा है। जी मचलना ये भी होगा, उल्टी होगी, सूजन, दस्त, उल्टी, सूजन, दस्त, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। मुंह में गले में इंफेक्शन होने लगेगा, फिर खाइएगा एंटीबायोटिक, वो असर नहीं करेगा। एंटीबायोटिक को लेकर आज जो हालात हैं, पीएम मोदी उसके बारे में 2016 में चिंता जाहिर कर चुके हैं। वो कहते हैं कि यह शॉर्टकट सेहत के लिए महंगा पड़ सकता है। एक बार सुनिए पीएम ने क्या कहा था। बीमार हो गए तो मन करता है जल्दी से ठीक हो जाऊं, और इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक लेकर के डाल देते हैं शरीर में। तत्काल तो बीमारी से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये रास्ते चलते फिरते एंटीबायोटिक लेने की आदतें बहुत गंभीर संकट पैदा कर सकती है। हो सकता है आपको तो कुछ पल के लिए राहत मिल जाए, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बिना हम एंटीबायोटिक लेना बंद करें। डॉक्टर जब तक लिख करके नहीं देते हैं हम उससे बचें। हम ये शॉर्टकट के माध्यम से न चलें, क्योंकि इससे एक नई कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। क्योंकि अनाप शनाप एंटीबायोटिक उपयोग करने के कारण पेशेंट को तो तत्कालीन लाभ हो जाता है, लेकिन इसके जो जीवाणु हैं वे इन दवाइयों के आदी बन जाते हैं, और फिर दवाइयां इन जीवाणुओं के लिए बेकार साबित हो जाती हैं। और फिर इस लड़ाई को लड़ना, नई दवाइयां बनाना, वैज्ञानिक शोध करना, सालों बीत जाते हैं, और तब तक ये बीमारियां नई मुसीबतें पैदा कर देती हैं। और इसलिए इस पर जागरूक रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में आगाह किया था। आज अब रिपोर्ट आ रही है कि 30% और बढ़ गया है। मतलब लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके सामने कितना बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। बस एंटीबायोटिक ले लो,
कई बार काम का प्रेशर होता है, आप ज्यादा दिन बीमार नहीं पड़ सकते, दफ्तर वाले छुट्टी नहीं देंगे, तो क्या करें, जैसे बीमार पड़े एंटीबायोटिक शुरू करो, 3 दिन में 5 दिन में दफ्तर जाना है। अरे दफ्तर जाने लायक बचिएगा तब तो। कई लोगों को तो यही नहीं पता कि एंटीबायोटिक से होता क्या है, लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके एंटीबायोटिक ले लेते हैं। एंटीबायोटिक से जुड़े और क्या भ्रम है वो भी आपको बताता हूं, ये जानना जरूरी है क्योंकि अक्सर हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। भ्रम यह है कि एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल एक ही हैं, जबकि फैक्ट यह है कि दोनों अलग होते हैं। भ्रम यह है कि एंटीबायोटिक ही तो है, बिना पूछे ले लेते हैं। फैक्ट यह है कि बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेना चाहिए। भ्रम यह है कि कोल्ड और फ्लू में कारगर होती है एंटीबायोटिक। फैक्ट यह कहता है कि इनमें ज्यादा असर होता ही नहीं है। भ्रम यह भी है कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करने की जरूरत नहीं होती। फैक्ट यह कहता है कि डॉक्टर की लिखी हर दवा का कोर्स पूरा करना जरूरी है। पांचवा भ्रम यह फैलाया जाता है कि एंटीबायोटिक लेने से कोई बीमारी नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। और बीमारी नहीं भी होगी और एंटीबायोटिक की अति कीजिएगा तो जो बीमारी होगी उससे भी लड़ नहीं पाइएगा। भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का कारोबार कितना बड़ा है यह भी आपको समझना चाहिए। एंटीबायोटिक मार्केट भारत में, एंटीबायोटिक का जो मार्केट है, एंटीबायोटिक का मार्केट ये कितना बड़ा है, अगर आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये खतरा कितना बड़ा है। 2020 में, साल 2020 में 16,000 करोड़ का मार्केट था, ये 16,000 करोड़। और इस मार्केट में 7% का ग्रोथ रेट है, यानी हर साल ये बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ता कि हम ये एंटीबायोटिक खाके कैसे, अति एंटीबायोटिक खाके, एंटीबायोटिक खाइए लेकिन अति मत कर दीजिए वरना आप शिकार हो जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2021 के मुताबिक भारत की फार्मा इंडस्ट्री की 2021 में 3 लाख करोड़ थी और 2024 तक 4,80,000 करोड़ होगी ये फार्मा इंडस्ट्री। एंटीबायोटिक के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए आईसीएमआर ने 2018 में गाइडलाइन जारी की। क्या बोला कि यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन में 5 दिन की एंटीबायोटिक दी जाएगी, निमोनिया में 7 दिन की दी जाएगी एंटीबायोटिक, वेंटिलेटर से होने वाले न्यूमोनिया के लिए 8 दिन की सीमा, दिमागी बुखार में 7 दिन तक का एंटीबायोटिक। यह तय कर दिया गया। 2017 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बनाया गया। इसमें 5 टारगेट तय किए गए और वो 5 टारगेट क्या थे? 5 टारगेट तय किए गए कि भाई लोगों में जागरूकता लाइए। अब क्या हम जैसे शो करके बता रहे हैं आपको पाठशाला में, ये नहीं होगा। लोग इधर उधर की बातों में लगे रहेंगे, ये काम की चीज लोग नहीं बताते। तो जागरूकता तभी आएगी जब आपको कोई बताएगा कि भाई एंटीबायोटिक खाने से ये हो रहा है। उसके बाद ट्रेनिंग, ये दूसरा था। तीसरा निगरानी, कि देखिए भाई इस तरीके की चीजें ना हो, नजर रखिए, केमिस्ट भी ऐसे ही हवा में ना दे दें। जानवरों में इंफेक्शन का इलाज ये भी कीजिए, क्योंकि उसके लिए भी जब उनको खिला रहे हैं और वहां से जा रहा है तो कैसे रोकिएगा, तो उसके लिए भी कुछ इलाज ढूंढिए बिना एंटीबायोटिक के। और जिम्मेदारी से यूज, जिम्मेदारी से यूज कीजिए। ये 5 टारगेट रखे गए। भारत में बहुत सारी हाई डोज दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के मिल जाती हैं, जैसे एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, कैंसर, नींद की दवा, बीपी की दवा, मिर्गी की दवा। ऐसे ही जाइए भैया देना, कोई मिर्गी की दवा दे देगा, नहीं मिल सकती। किसी केमिस्ट को देते हुए देखते हैं तो उससे बोलिए कि पर्चा देख के दो भाई, तुम डॉक्टर क्यों बन रहे हो? डॉक्टर बनना था तो पढ़ाई करते, फिर केमिस्ट क्यों बने? इसके अलावा जिन दवाओं की स्ट्रिप पर लाल लकीर बनी होती है वो दवाएं भी बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलती हैं, लेकिन लोग जुगाड़ कर लेते हैं। मेडिकल स्टोर वाले भी जान पहचान में दवाएं दे देते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसा करके आप अपनी सेहत के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, एक पूरा सिस्टम बना दे रहे हैं, क्योंकि आप नहीं रोकेंगे तो कोई और लेगा, कोई और लेगा, तो फिर वो कड़ी बनती जाती है, चेन बनती जाती है।
एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादातर इस्तेमाल खतरनाक होते हैं। आप इनकी जगह घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं। अति हो जाए तो ले लीजिए, डॉक्टर बोल दे तो, लेकिन उसके पहले घरेलू उपाय क्या है? आपके घर में एंटीबायोटिक है, घरेलू उपाय लहसुन, इसमें कहा जाता है कि एंटीबैक्टीरियल जो है इफेक्ट होता है, गुण होते हैं। शहद, दादी नानी जो बताती थी वो ऐसे ही नहीं बताती थी। इसमें जो एंटीबायोटिक होता है उसमें 60 तरह के बैक्टीरिया मारने की क्षमता होती है। इसके अलावा अदरक बैक्टीरिया मारने में सक्षम होता है। हल्दी, इसको तो लोग बहुत कारगर मानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ट्यूमर रोकती है। अजवाइन जो घर में खाने में पड़ती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन का तेल सांस की समस्या को दूर करता है, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, शुरू में करके देखिए ना भाई, नहीं होगा तो फिर डॉक्टर के सलाह से ले लीजिएगा एंटीबायोटिक। लेकिन सीधा दुकान में गए और एंटीबायोटिक ले लिया, ये उचित नहीं है। चूंकि हेल्थ का मामला है, इसलिए हमने पाठशाला में गेस्ट लेक्चर के तौर पर फेलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर DK गुप्ता को बुलाया है। डॉक्टर गुप्ता, बहुत स्वागत आपका। सर, थोड़ा आप लोग जो लिखते हैं उसके बारे में ही बता रहा हूं, मेरा ज्ञान तो सीमित है, लेकिन आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। ये जो लोग एंटीबायोटिक को चना और भूंजा की तरह खा रहे हैं, ये सच में खतरनाक है क्या, और कितना बड़ा खतरा बन सकता है लोगों के लिए? देखिए, काफी अच्छी जानकारी दी आपने अभी तक, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। और कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी है हम सबके बीच में। हम सबको पता है कि इंडिया में जो मेडिसिन की मार्केट है, फार्मा इंडस्ट्री, वो अनरेगुलेटेड है। आप ओवर द काउंटर बहुत सारी दवाएं ले सकते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। एक ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को लोग 4-4, 6-6 बार रिपीट करते रहते हैं कि समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, फीस बचानी पड़े, और वही दवाइयां बार बार लेते रहते हैं। खासकर इंडिया में लगभग ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, या जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो यूनानी डॉक्टर्स हैं, वो लगातार एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। उनको पता नहीं कि एंटीबायोटिक कहाँ देनी, कहाँ नहीं देनी। मैं फिर बताऊंगा, आप सबको बताऊंगा, आप सब सहमत होंगे कि जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, कॉमन कोल्ड, कफ, हल्का फीवर होना, ये नॉर्मली 90% वायरल इन्फेक्शन होते हैं। और 90% लोग इसके लिए एंटीबायोटिक खाते हैं, या तो खुद खाते हैं, या ओवर द काउंटर खाते हैं, या उनको डॉक्टर खिलाते हैं। तो तीनों ही प्रैक्टिस बहुत खराब है। क्योंकि जब एक खांसी जुकाम के लिए हम लोग एंटीबायोटिक खाएंगे, तो कहीं ना कहीं जब आपको सीरियस निमोनिया होगा तब वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं होगी। तब आपको जो हाई ग्रेड, जो हाईएस्ट एंटीबायोटिक्स हैं, जिनको हम देते हैं, म्यूरोपेनम देते हैं, वो सब यूज करनी पड़ती हैं। और कहीं ना कहीं यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को बढ़ावा देता है, यही सुपर बग को बढ़ावा देता है, और इससे मिलियंस ऑफ जानें जा सकती हैं। ये इस समय वैश्विक हेल्थ स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो ग्रॉस बैक्टीरियल रेसिस्टेंट डेवलप हो सकता है, और बहुत जगह हो भी चुका है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, लोगों की जागरूकता की कमी जिम्मेदार है, और डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो ओवर द काउंटर ड्रग सेल हो रही है, वो जिम्मेदार है। अभी जब मैं आप बात कर रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था, केवल कोविड में ही मतलब करोड़ों रुपए की जो है एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, उसकी सेल बढ़ गई। लगभग 30% एंटीबायोटिक की सेल कोविड के दौरान बढ़ गई है, जून से लेके अप्रैल से लेके जून के मंथ में। इसमें एक चीज बताइए, लोगों में तो थोड़ी जानकारी की कमी है, ये मैं मानता हूं, और इसके लिए आप उनको ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो डॉक्टर्स भी लिख दे रहे हैं, ये जानते हुए कि ऐसे हर बात के लिए एंटीबायोटिक नहीं लिखना चाहिए, कोल्ड फ्लू इसके लिए नहीं लिखना चाहिए, और फिर भी वो लिख रहे हैं, क्या जो हजारों करोड़ का ये फार्मा इंडस्ट्री है, उसकी वजह से भी ये होता है कि डॉक्टर्स पर भी दबाव होता है कि आपको लिखना है, वो सेल होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल दबाव नहीं है। तो हम सब डॉक्टर जितने भी, सबको एथिकल प्रैक्टिस की वो दी जाती है, सबको ड्यू डिलिजेंस की जाती है, सब लोग एथिकल प्रैक्टिस करते हैं। बस कभी कभी क्या होता है, हम जिसको डॉक्टर बोलते हैं, एक्चुअली वो डॉक्टर होता ही नहीं है। हम डॉक्टर बात करें तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, एमबीबीएस MD डिग्री होनी चाहिए। एलोपैथिक वही लोग एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बाकी और कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। इन लोगों को भी डिपेंडिंग अपॉन जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, कायदे में हमें वो फॉलो करना चाहिए। अगर आप यूएस यूरोप में जाएंगे, आपको बुखार, खांसी, जुकाम है, आपको क्रोसिन के अलावा कोई दवाई मिलेगी नहीं, कोई डॉक्टर लिखेगा नहीं, जब तक वो आपके कल्चर नहीं करा लेगा, जब तक आपकी कोई जांच नहीं करा लेगा। यहाँ पे पेशेंट जांच कराना नहीं चाहते, डॉक्टर यहाँ पे क्लिनिकली अपने सेंस से दे रहा। तो कभी कभी डॉक्टर्स क्लिनिकल सेंस में अगर लगता है कि सिम्टम बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा है,
कि बुखार बहुत हाई ग्रेड आ रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, टॉक्सिक लुक आ रही है पेशेंट की, तो उस समय प्रिवेंटिव हम डायग्नोसिस के प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। इसमें नॉर्मली जो प्रश्न ये भी है है, छोटी मोटी बीमारियों के लिए अवॉइड करना चाहिए। सर जब विदेश में जाइए वहां आप हाथ पैर मलते रह जाइए, पैसा खिला दीजिए, लेकिन आपको नहीं भी देगा वो एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के। ये इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा? इतने साल हो गए। अरे सुशांत भाई, हमारे इंडियन तो बहुत समझदार है, आपको पता नहीं है। मैं बताऊंगा कि बहुत सारे भारतीय जो विदेश में पढ़ने जाते हैं, रहने जाते हैं, तो यहाँ से लोग दवाइयां थोक में भर के ले जाते हैं ये एंटीबायोटिक। बात सही है आपकी, सही है। आप पता करिएगा, मैं कह रहा हूं इंडस्ट्री में लोग ऐसे हैं तो करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में, कल्चर में कमी है। हमारी जो पद्धति है उसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है। एमबीबीएस है नहीं, बिल्कुल। तो मैं वो कह रहा हूं कि तो हमें सरकारें क्यों नहीं इसको रेगुलेट कर पा रही हैं कि नहीं आप दीजिएगा, कड़ी सजा कर दें, केमिस्ट 10, 50, 100, 1000 पकड़े जाएंगे, उसके बाद रुक जाएगा। बिल्कुल, दोनों तरीके चाहिए। खाली रेगुलेट करना नहीं, साथ रेगुलेट भी करना है, ट्रेनिंग करनी। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ट्रेनिंग नहीं होती, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ट्रेनिंग करनी चाहिए, झोला छाप डॉक्टरी बंद होनी चाहिए, बिल्कुल ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन बंद होना चाहिए। साथ में जितने भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनकी बार बार रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कहां पे एंटीबायोटिक देनी है, कहां पे नहीं देनी। जैसे आपने बताया था ना क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपने इतने अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन करें। वो सारी जो जागरूकता है लोगों को फैलानी चाहिए। पहले तो एंटीबायोटिक देनी नहीं है, अगर देनी तो एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना है, देने के क्या फायदे हैं, ना देने के क्या फायदे हैं। अगर आपको समय पे नहीं लेते हो और बाद में अगर आपने एंटीबायोटिक ली तो उसका असर अच्छा होगा। अगर आपने समय पे एंटीबायोटिक ले ली, जब जरूरत नहीं थी तब ले ली, तो बाद में जब जरूरत होगी तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाएगा, तब आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। तो ये सब जागरूकता की कमी है। थोड़ा सा इसमें दो बातें बताइए। एक, मैं नहीं चाहता कि इस शो के बाद लोगों के मन में डर बैठ जाए कि एंटीबायोटिक लेना ही नहीं है, तो इसमें ये बताइए कि कितना बार या कितनी क्वांटिटी में एंटीबायोटिक लेना सेफ है, और क्या लोग भी समझ सकते हैं कि ये लक्षण जो है इसमें अगर डॉक्टर या कोई ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं लेना चाहिए? देखिए, एक कहावत मैं पहले बताता हूं। हम सबको जानते हैं कि जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें कॉमन कोल्ड फ्लू होते हैं, नॉर्मली वायरल होते हैं, तो अगर आप एंटीबायोटिक लोगे तो भी 7 दिन लगेंगे और नहीं लगोगे तो 1 हफ्ता लगेगा। मतलब कोई चेंज नहीं है। तो आपको नॉर्मली हल्की बीमारी जिसमें कोई हाई ग्रेड फीवर नहीं है, कोई टॉक्सिक लुक नहीं है, सीवियर इलनेस नहीं लग रही है, कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं है, तो आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा डाउट लग रहा है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर की सलाह माने, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करने, कल्चर करना, उसको करवाएं, उसके बाद एंटीबायोटिक का सेवन करें। और अगर एंटीबायोटिक हैं तो एंटीबायोटिक की पूरी डोज और पूरा कोर्स करें ड्यूरेशन में। डोज हर एंटीबायोटिक की अलग होती है, बच्चों के लिए अलग होती है, मिलीग्राम पर केजी वेट में होती है। कितनी डिजीज है, एक ही एंटीबायोटिक अलग अलग डिजीज में अलग अलग डोज होती है। तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अगर हम ऑगमेंटिन दे रहे हैं, अगर एमोक्सिसिलिन दे रहे हैं, तो हो सकता है निमोनिया में उसकी डोज अलग होगी, सेप्टिसिमिया में अलग होगी, यूटीआई में अलग होगी, क्योंकि एक एंटीबायोटिक कई सारी दवाई, कई सारी बीमारियों में यूज की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हम इसको डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मरीजों को इस पर अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उनको ये चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब तो आजकल टेलीमेडिसिन चालू हो गई कि अगर आप अस्पताल नहीं जा सकते तो टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। सही बात है। छोटे में सर बताइएगा कि साल में मान लीजिए 2 बार एंटीबायोटिक लेने की नौबत आई तो इतना ठीक है? नहीं, बिल्कुल, साल में 2 आए 3 बार है, बट डॉक्टर की सलाह अनुसार आना चाहिए। सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है। कुछ लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी आराम से झेल जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। कुछ लोगों को हल्का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उनको सीवियर टॉक्सिक हो जाती है, तो उनमें हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो ये जजमेंट हम ना लें, ये डॉक्टर ले तो ज्यादा अच्छा है। हाँ सही बात। जब इतनी पढ़ाई करके आप लोग डॉक्टर बनते हैं, इतना पैसा खर्च करके डॉक्टर बनते हैं, और गूगल पे ही डॉक्टर बन जाना है, तो आप लोगों ने कोई पाप तो किया नहीं? आपके मूड में तो आया नहीं कि माँ पापा का पैसा बर्बाद करते हैं और डॉक्टर बनते हैं और समय भी बर्बाद करते हैं? तो जिन लोगों ने इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, चश्मा लग गया, उन लोगों को थोड़ा समझिए, उनके पास जाइए, डॉक्टर हैं, डॉक्टर कहे तभी एंटीबायोटिक लीजिए, वरना ऐसे मत लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो इस चैप्टर को खत्म करूं उससे पहले जरूरी बात, पीएम मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया। 27 सितंबर को पीएम मोदी ने शुरुआत की। सभी का यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। इसका फायदा क्या है? 14 अंकों की एक यूनिक आईडी कंप्लीट हेल्थ रिकॉर्ड देने के लिए बनी है। देश के अस्पतालों से लिंक हो जाएगा, बीमारियों की डिटेल होगी, हर टेस्ट से जुड़ी लैब रिपोर्ट होगी, डॉक्टरों की लिखी दवाओं की डिटेल, पर्ची और रिपोर्ट ले जाना जरूरी नहीं होगा। डॉक्टर को भी पता होगा कि वहां इसकी डिटेल मिलने वाली है, तो कोई भी ऐसे जो है उठा के एंटीबायोटिक नहीं लिख पाएगा। तो एक प्रक्रिया बन रही है, लेकिन वो जब तक नहीं बनती है, अपने लिए खुद आप सचेत होइए। अपने से एंटीबायोटिक मत खाइए, ये हाथ जोड़कर विनती। औरों को भी बताइए आज जो जानकारी दी है। तो ये आज की क्लास में हो गया, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही
असली धन है। तो ये धन तो बता दिया, लेकिन इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको लिए चलता हूं और बताता हूं उस धन के बारे में जो दिखती नहीं है, यानी क्रिप्टो करेंसी की सेकंड क्लास। क्रिप्टो करेंसी पर हमने कल आपको डिटेल में बताया कि ये कैसे आई, क्या हुआ, थोड़ा बहुत शुरुआत में बताया कैसे आई, लेकिन है क्या भला ये आपको बताया। लेकिन थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसलिए हमको लगा कि एक से ज्यादा क्लास में आपको ये बताना चाहिए। आज उसका दूसरा चैप्टर आपके सामने रख रहा हूं। जल्दी से एक रिवीजन पहले कर लेते हैं, जो नए दर्शक हमारे साथ आज जुड़े हैं, जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी। क्रिप्टो करेंसी दरअसल एक डिजिटल करेंसी है जो ऑनलाइन स्टोर होती है, कंप्यूटर में स्टोर होती है, कहीं दिखेगी नहीं, छू नहीं सकते, कंप्यूटर में होती है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर संसद सत्र में बिल लाने की तैयारी है, ऐसा कहा जा रहा है। पीएम मोदी क्रिप्टो के जरिए टेरर फंडिंग पर चिंता पहले ही जता चुके हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी के 10 करोड़ निवेशक है, ऐसा कहा जाता है। स्टॉक की तरह भारत में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ज्यादातर ट्रेडिंग के लिए हो रहा है, क्योंकि इससे अभी आप यहां भारत में सामान नहीं खरीद सकते। अब क्रिप्टो करेंसी का दूसरा चैप्टर शुरू करता हूं। आपको क्रिप्टो करेंसी का इतिहास, भूगोल और भविष्य बता दो। क्रिप्टो करेंसी का इतिहास क्या है, बिटकॉइन कहां से आया, यह आपको समझना चाहिए। बिटकॉइन, जो आप नाम सुनते हैं बिटकॉइन, जिसका ऐड भी चलता है, बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी थी। मतलब जो कई सैकड़ों तरीके की क्रिप्टो करेंसी हैं, उनमें जो पहली थी उसका नाम बिटकॉइन था। तो इसलिए बिटकॉइन की शुरुआत के साथ ही क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत मानी जाती है। साल 2009 में बिटकॉइन अस्तित्व में आया। अब दावा यह किया जाता है कि इसको बनाया किसने, सातोशी नाकामोतो नाम के एक डेवलपर ने बनाया। सातोशी ने 2007 में बिटकॉइन की कोडिंग लिखनी शुरू की और 2009 में यह आया, ऐसा कहते हैं। 2 साल भाई को लग गए कोडिंग में। 1 साल बाद अगस्त 2008 में बिटकॉइन नाम के वेबसाइट के लिए डोमेन रजिस्टर हुआ। सातोशी ने इस करेंसी के नियम कायदे गढ़े। हालांकि सातोशी कौन है, कहां रहता है, यह आज तक सीक्रेट है। जैसे करेंसी सीक्रेट है, वैसे ही करेंसी को बनाने वाला भी सीक्रेट है। कुछ दावे तो ऐसे हैं कि सातोशी नाकामोतो सिर्फ एक मुखौटा भर है, पता नहीं, जैसे करेंसी नहीं दिखती, बनाया किसने ये भी नहीं दिखता। 2010 से जोड़ें तो बिटकॉइन के 11 साल हो गए। अब अगर आप देखें, जिस बिटकॉइन की हम बात करते हैं, बिटकॉइन, इसका सफर देखिए कि कैसे इसकी कीमत बढ़ती चली गई क्रिप्टो करेंसी में। 2009 ये वो साल था जब यह आया। एक बिटकॉइन इज इक्वल टू $0। 0। फिर साल 2010 आया, इसकी कोई कीमत ही नहीं थी 2009 में। साल 2010 में बिटकॉइन से पहली कमर्शियल पेमेंट हुई। तब एक बिटकॉइन इज इक्वल टू 22 पैसा था। तो मतलब कौड़ियों के दाम था। फिर आया साल 2011 जब यह फैलने लगा, और तब जाकर एक बिटकॉइन की कीमत वो हो गई बढ़कर 55 रुपए। यानी 1 साल के अंदर 22 पैसे से यह उछलकर आ गया 55 रुपए पर। ऐसी इसकी उछाल थी। फिर अगला साल 2012 में बिटकॉइन की, एक बिटकॉइन की कीमत, बी लिख रहा हूं खाली, इसकी कीमत बढ़कर हो गई 300 रुपया। मतलब 2 साल के अंदर 22 पैसे से 300 रुपए पर पहुंच गए। जंप देखिए। इसके बाद 2013 से 2017 के बीच जो बिटकॉइन की कीमत थी, वो एक बिटकॉइन की कीमत हो गई बढ़कर, सुनकर हैरान रह जाएंगे, 64,000 रुपए। 64,000। कहां 2010 में एक बिटकॉइन 22 पैसे का था, वो 2013 आते आते 64,000 रुपए का एक बिटकॉइन हो गया। और 2017 के अंत में यह खत्म होते होते एक बिटकॉइन की कीमत, यह सुन के तो आंखें मलते रह जाएंगे, 8,32,000 रुपए हो गए।
एक बिटकॉइन की कीमत। इसमें लोग ऐसे ही पैसा नहीं लगा रहे हैं, सबके जीभ जो है वो ऐसे लटकी हुई ऐसे ही नहीं है, पता है कि खतरा है लेकिन लोग इसीलिए पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए जनवरी 2018 से लेकर सितंबर 2020, इस बीच में एक बिटकॉइन की कीमत कितनी थी? एक बिटकॉइन इज इक्वल टू 7,30,000 रुपए। 7,30,000 रुपए। और आज इसको देखिए, आज एक बिटकॉइन की कीमत कितनी है? एक बिटकॉइन इज इक्वल टू करीब 43 लाख रुपया। आज की तारीख में हम में से कई लोग ऐसे हैं जो एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकते क्योंकि उसकी कीमत 43 लाख रुपया। और अब इसको सुनिए, साल 2030 अभी 43 लाख रुपया है, साल 2030 का अनुमान है, यानी आज से करीब 9 साल बाद अगर बिटकॉइन चलता रहा तो एक बिटकॉइन की कीमत हो जाएगी इज इक्वल टू 3,71,00,000 रुपए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह बढ़कर 5 करोड़ रुपए तक जा सकती है। 5 करोड़ मतलब एक बिटकॉइन की कीमत साल 2030 आते आते तक 5 करोड़ रुपए पर जा सकती है। इसलिए सरकार चिंतित भी है कि अगर इसको रेगुलराइज नहीं किया या इस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो सोचिए कितने बड़े बड़े अपराधों के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स क्रिप्टो करेंसी को बुलबुला कहते हैं, बबल। यह बुलबुला कभी भी फूट सकता है। यह बस 5 करोड़ देखकर उत्साहित मत हो जाइए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कुछ घंटों में मालामाल या कंगाल कर सकता है। कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी इथेरियम मेटा में हाल में जबरदस्त उछाल आया। 24 घंटे में 2,35,000% की उछाल आई, यानी 1,000 रुपया उछाल। देखिए, किसी ने 1,000 रुपए लगाए थे अगर, तो वो 24 घंटे में बढ़कर कितने हो गए? 2,37,00,000 रुपए। मतलब ऐसा है कि अगर किसी से कहा कि दोस्त 1,000 रुपया उधार दो और उसके बाद एक दिन बाद उसके पास जाइए और उसको कहिए कि ये लो 1,00,000 रुपया रखो, तो वो भी पागल हो जाएगा, क्योंकि आपकी जेब में तो 2,37,00,000 रुपए आ चुके होते हैं। इसीलिए इसको बबल कहते हैं। मतलब कब इतना फूल जाएगा और कब फट जाएगा पता नहीं। अब भारत में क्रिप्टो करेंसी के सफर के बारे में आपको बताता हूं, इसके विषय के बारे में। अभी 2 तरह की संभावनाएं। पहला कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लग सकता है, दूसरा कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं होगा। अगर सरकार बिल लाकर क्रिप्टो को बैन करती है तो क्या होगा? क्रिप्टो करेंसी के करोड़ों निवेशकों को सीधे नुकसान होगा। क्रिप्टो पर बैन लगाने से ब्लैक मार्केट में इस्तेमाल बढ़ जाएगा। जटिल कंप्यूटर प्रक्रिया की वजह से बैन लगाना इतना आसान तो है नहीं। लोग बिटकॉइन खरीदने के लिए कैश का इस्तेमाल करने लगेंगे। हालांकि बैन लगा तो क्रिप्टो में पहले की हुई डील पर एक्शन नहीं होगा। यह माना जा रहा है कि पहले वाले को नुकसान नहीं होगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े 340 स्टार्टअप हैं, उन सभी पर सीधे असर भी पड़ेगा। अब क्रिप्टो करेंसी पर संसद सत्र में बिल लाने की तैयारी है, ऐसी कुछ खबरें हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगा तो क्या होगा? मोदी सरकार की तरफ से इसे बैन करने के संकेत अभी तो नहीं मिल रहे। गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी ये संकेत नहीं मिल रहे, हो सकता है आगे मिलने लगे। सवाल है, अगर बैन नहीं तो मान्यता मिलेगी क्या? इसका कोई क्लियर संकेत नहीं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के इस करेंसी की तरह, इसे करेंसी की तरह तो मान्यता नहीं देगी। शेयर, गोल्ड, बॉन्ड की तरह आप क्रिप्टो करेंसी को रख सकेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पर। क्रिप्टो आपकी करेंसी नहीं, संपत्ति हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी के नियमन की जिम्मेदारी सेबी को मिल सकती है।
यूके की तरह क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स लगाया जा सकता है। भारत में क्रिप्टो करेंसी का सफर कैसा रहा है? दिसंबर 2013 में आरबीआई की प्रेस रिलीज आई, जब हम में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना था, कि वर्चुअल करेंसी को सेंट्रल बैंक का समर्थन नहीं है। यह 2013 में आया था, कुछ लोग तब भी इसमें घुस गए थे। अगस्त 2014 में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनिकॉइन को पहला विदेशी निवेश हुआ उसमें। अक्टूबर से नवंबर 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में 2 पीआईएल फाइल हुई। एक पीआईएल में बैन की मांग की गई, दूसरे में नियमित करने की मांग की गई। नवंबर 2017 में क्रिप्टो को लेकर सरकार ने कमेटी का गठन किया। दिसंबर 2017 में वित्त मंत्रालय ने बिटकॉइन की तुलना पोंजी स्कीम से की। 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी की डीलिंग पर रोक लगाई। फिर मई 2018 में आरबीआई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। जुलाई 2019 में सरकार की कमेटी ने बैन की सिफारिश की। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के आदेश पर रोक लगा दी। अक्टूबर 2020 में बेंगलुरु में देश का पहला बिटकॉइन एटीएम लॉन्च हो गया। हालांकि कुछ ही दिन में पुलिस ने इसे बंद कर दिया। यह एटीएम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनिकॉइन ने लगवाया था। फिर जनवरी 2021 में सरकार ने कहा कि वो अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी लेकर आएगी। यानी अगर आपको कुछ इस तरीके का क्रिप्टो करेंसी करना है तो सरकारी वाले में कीजिए, जहां रेगुलराइज हो चीजें। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को हमेशा के लिए भारत में बंद किया जाएगा, ऐसा कहा गया। फिर नवंबर 2021 में संसद की स्थायी समिति ने क्रिप्टो करेंसी पर विचार किया और उसने कहा कि भाई इसको रेगुलराइज कीजिए, बैन करना बहुत उचित फैसला नहीं लगता। अब सरकार क्या करेगी इस पर सबकी नजर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देशों में बिटकॉइन बैन नहीं है। कई ऐसे देश हैं जहां पर बिटकॉइन बैन है। बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी कहां बैन है, ये देखिए। कई देश हैं जिन्होंने इसको बैन कर रखा है, जिसमें नाम है चीन का। चीन ने इसको बैन किया हुआ है। अल्जीरिया ने बैन किया हुआ है कि इसकी जरूरत नहीं है भैया, रखो, क्योंकि इसमें खतरा बहुत है ना, आप देख ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर कोलंबिया है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, ईरान है, नेपाल, इसने भी बंद किया हुआ है, इराक है। इन सब देशों ने इसको बैन किया हुआ है। रूस है, तुर्की है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं हो सकता है, बहुत देशों ने किया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एहतियात से चलिए। और वियतनाम है। इतने देशों ने बिटकॉइन को बैन किया हुआ है। किन देशों में क्रिप्टो को मान्यता मिली हुई है, मतलब क्रिप्टो करेंसी जो है ये कहां लीगल है, कहां मान्य है, किन देशों में ये मान्य है, थोड़ा घूम गया है। अल सल्वाडोर, इस देश ने कहा भैया ऑफिशियल करेंसी ही घोषित कर दिया इसने कि अब जैसे आपके यहां रुपया है, कहीं डॉलर है, कहीं पाउंड है, अल सल्वाडोर ने इसको ऑफिशियल करेंसी घोषित कर दिया, क्रिप्टो करेंसी को। इसके बाद है ब्राजील, यहां इसको मान्यता मिली हुई है, करेंसी के रूप में देने की तैयारी चल रही है। यूके हो गया, भारत की तरह अभी कोई कानून नहीं है लेकिन मान्यता है। अमेरिका में ज्यादातर राज्य क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में है। यूरोपीय यूनियन हो गया, ये सारी जगह हैं जहां पर इसको मान्यता है। अच्छा, एक और जरूरी चीज आपको पता होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर। आप अपने किसी अकाउंट का पासवर्ड भूल जाएं तो क्या होगा, आप नया पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, आपका अकाउंट एक्सेस करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी डेटा फर्म चेन आइज के मुताबिक 20% बिटकॉइन तक किसी का एक्सेस नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग बिटकॉइन से जुड़ा पासवर्ड भूल गए। सैन फ्रांसिस्को के एक प्रोग्रामर थॉमस के पास 1609 करोड़ रुपए के बिटकॉइन थे, लेकिन थॉमस पासवर्ड भूल गए तो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। अब दुनिया भर में निवेशकों के
करीब 10 लाख करोड़, 10.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पासवर्ड भूलने की वजह से अटके हुए हैं। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका पासवर्ड। और बिटकॉइन में पासवर्ड भूलने के बाद इसे रीसेट नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जो लोगों को पासवर्ड वापस पाने में मदद करते हैं। इसके लिए लोगों के माइंड को समझा जाता है, संभावित पासवर्ड टटोले जाते हैं, जटिल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई बार कामयाबी मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो भूले तो गए, ये वाला हिसाब है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा संभल कर चलिए, फूक फूक कर चलिए। खतरे बहुत हैं, फायदा भी बहुत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार हिस्ट्री की क्लास। और पाठशाला में अब हिस्ट्री की क्लास। मुगल सीरीज में हम अकबर के विजय अभियानों की बात तो कर रहे हैं। अकबर ने उत्तर भारत में अपना अभियान शुरू किया। अकबर ने सबसे पहले गुजरात पर हमला किया। उस समय गुजरात काफी समृद्ध राज्य था। 1573 में गुजरात के काफी इलाके पर अकबर का कब्जा हो गया था। अकबर गुजरात में जीत के बाद वापस आगरा लौट आया, लेकिन उसके जाते ही गुजरात में विद्रोह फिर से शुरू हो गया और विद्रोह को खत्म करने के लिए अकबर फिर गुजरात गया। अकबर की सेना ने विद्रोह को कुचला। 1584 में गुजरात में फिर से विद्रोह हुआ और इस बार विद्रोह कुचलने के लिए अकबर खुद नहीं गया, उसने अब्दुल रहीम को भेजा और गुजरात की विजय अकबर के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई। ये सब हमने आपको कल बताया। इसके बाद क्या हुआ, अब आगे की बात है। गुजरात विजय मुगलों के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। आर्थिक तौर पर संपन्न गुजरात से मुगलों को मोटा राजस्व मिलने लगा। मुगलों ने गुजरात विजय के बाद राजस्व वसूलने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अकबर ने करोड़ी नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। इस अधिकारी का काम उत्तर भारत में राजस्व वसूली का था। करोड़ी व्यवस्था से मुगल खजाना भरने लगा था, लेकिन इन करोड़ी अधिकारियों पर नियंत्रण रखना मुश्किल था। टोडरमल के नियमों का करोड़ी पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि करोड़ी अब किसानों को परेशान करने लगे। करोड़ी अधिकारियों के कारण कई किसानों ने आत्महत्या की। गुजरात विजय की याद में अकबर ने 1602 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो फतेहपुर सीकरी में है। गुजरात पर विजय के बाद अकबर ने बंगाल और बिहार का रुख किया। बिहार और बंगाल पर अकबर के दादा बाबर ने हमला किया था। बिहार और बंगाल पर अकबर की अधीनता में अफगान सुलेमान कर्रानी शासन करता था। सुलेमान के निधन के बाद उसके बेटे दाऊद खान कर्रानी ने बागडोर संभाली और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। दाऊद खान कर्रानी ने स्वतंत्र होने की घोषणा की। यह खबर अकबर को मिली तो वो गुस्सा हो गया। अकबर ने दाऊद से निपटने के लिए मुनीम खान को भेजा। मुनीम खान अकबर का विश्वास पात्र सेनापति था। बाद में अकबर खुद मुनीम खान की मदद के लिए बिहार गया। 1574 में दाऊद खान कर्रानी बिहार से बंगाल भाग गया। अकबर ने बंगाल विजय का जिम्मा फिर से मुनीम खान को दिया। 3 मार्च 1575 को मुनीम खान ने दाऊद को बंगाल में हरा दिया। इस तरह बिहार और बंगाल पर फिर से मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर के विजय अभियानों का सिलसिला काफी लंबा है। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों को अकबर ने मुगल सल्तनत में मिला लिया था, लेकिन अकबर के लिए अभी भी राजपूताना चिंता का विषय बने हुए थे। कैसे राजपूताना के कुछ राजाओं ने अकबर की नींद हराम की, परेशानी बढ़ाई, अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ के महावीर राणा प्रताप अकबर के खिलाफ दीवार की तरह खड़े रहे, यह आपको बताऊंगा अगली क्लास में। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।